ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, द शार्पनेस ऑफ द कर्व, द शार्पनेस ऑफ द कर्व measured by the quality factor। ठीक है, उससे द शार्पनेस ऑफ द कर्व, जिस फैक्टर से हम मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, द शार्पनेस ऑफ द कर्व मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन देखो। क्वालिटी फैक्टर होता क्या बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंड विड्थ, बैंड विड्थ। अभी ये सारी चीजें ड्राइव करेंगे, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ। विड्थ मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। टू डेल्टा ओमेगा क्या बताता है? बैंड विड्थ को बताता है बच्चों। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास कर्व है, ये क्या है बच्चों? हमारे पास कर्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों? हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा था, और ये जो है बच्चों करंट है आपके पास मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लिया मैंने आई नोट है। आई नोट को क्या लिख सकते हो बच्चों? ई नोट बाई आर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वी नोट बाई आर या ई नोट बाई आर। जब तक आपका करंट मैक्सिमम करंट का कितना होता है बच्चों? आई नोट बाई रूट टू। जब आपका करंट मैक्सिमम करंट का कितना हो जाता है? मैक्सिमम करंट ना आई नोट, तो आई नोट बाई रूट टू, तब तक हमें फ्रीक्वेंसीज की ट्यूनिंग सुनाई देती है। ठीक है, ये हाफ वेव बैंड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या बनी बच्चों? W1, और ये क्या बनी आपकी? W2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इनके बीच की, ये इसे कहते हैं बैंड विड्थ, डेल्टा W। ठीक है, अब पूरे को डेल्टा W ले लो, फिर वो हाफ डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने इस रीजन को डेल्टा W, इसको डेल्टा W, तो टोटल कितना बन गया बच्चों? ये 2 डेल्टा W। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब आपके पास पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे इनिशियल की कितनी, यहाँ पे जो पावर होगी P, वो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाएगी। मैक्सिमम पावर की कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ हो जाएगी। अब आप लोगों ने निकाला था आई मैक्सिमम, कितना आपके पास? आई नॉट। पावर मैक्सिमम कितनी निकाली थी आपने? आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, या फिर निकाला था आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। एक ही बात देखो, करके देखो, आई आर एम एस को क्या लिखोगे? आई नॉट बाई रूट 2, तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका हाफ, इस मैक्सिमम पावर की ये वैल्यू कितनी ना हो जाए बच्चों? हाफ ना हो जाए, तो हाफ करोगे तो ये कितनी बन जाएगी? आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4। तो मैक्सिमम पावर की ये वैल्यू यहाँ पे कितनी ना हो जाए? हाफ। जब तक हमें ये इन फ्रीक्वेंसीज की, ये आपके पास एफएम रेडियो है, मान लिया पर रेडियो मिर्ची है, ये फ्रीक्वेंसी रेडियो मिर्ची को इंडिकेट कर रही है 98.7 को, तो ये 98.7 है, तो ये वैल्यू है मान लिया आपके पास, ये कितनी है? 98। ये क्या है आपके पास? 98.9। तो हमें ये फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई देगी। 98 पॉइंट मान लिया मैं 6 कह देती हूँ, 4 कह देती हूँ, तो मुझे ये फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे सुनाई देगी। कब तक सुनाई देगी? जब तक करंट इस मैक्सिमम करंट का कितना नहीं हो जाता बच्चों? 1/√2 टाइम। यार वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज क्या? ई नॉट बाई आर, तो कितनी हो जाएगी? √2/r। वोल्टेज कितनी ना हो जाए? ई नॉट बाई आर √2। तो ये आप इन करंट आई को क्या लिख सकते? ई बाई आर, ई नॉट बाई आर, तो वो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है बच्चों? इसका फिगर है कि आपको कैसे कैसे मेजर करते हो, इतना नोट करो। तो ये आपके बेसिक डेफिनेशन है। तो देखो गुड क्वालिटी कब होगी? देखो अभी जैसे मैं कह रही थी, फॉर गुड ट्यूनिंग, फॉर गुड ट्यूनिंग, गुड ट्यूनिंग शार्पनेस, शार्पनेस
मैक्सिमम। शार्पनेस कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो शार्पनेस मैक्सिमम कब होगी? देखो जब ये बैंड विड्थ, ये पूरी बैंड विड्थ है बच्चों, 2 फैक्टर अलग से नहीं है, ये मैंने इसको डेल्टा डब्ल्यू कहा, इसको डेल्टा डब्ल्यू कहा, जब वो 2 डेल्टा डब्ल्यू लिखा, आप पूरी को डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपके पास थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो आपके पास ये जो वैल्यू है बच्चों पूरी, तो ये बैंड विड्थ है। तो बैंड विड्थ जितनी कम होगी, मतलब ये चौड़ाई जितनी कम होगी, उतनी ही क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? अच्छा होगा। सर्किट की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, शार्पनेस क्या होगी? अच्छी होगी, आपको गुड क्वालिटी की साउंड सुनाई देगी। तो बैंडविड्थ जब कम होगी तब आपको ये सुनाई देगी। इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट? तो आप लिखेंगे बच्चों कि बैंड विड्थ, ये लिख लिया सब। अब मैं यहां से लिख देती हूं, बैंड विड्थ शुड बी वेरी वेरी स्मॉल फॉर गुड ट्यूनिंग। बैंड विड्थ शुड बी very very small for good tuning। बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए बच्चों? गुड ट्यूनिंग के लिए वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास देखो ये है डेल्टा डब्ल्यू, ये क्या है? आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब यहां से हमें केस निकालेंगे कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आएगा बच्चों? R बाई एल के। ओमेगा 2 माइनस, अभी मैं ये सोल्व करूं, मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर होगा? R बाई एल के। तो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन क्या बन गया? ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ही तो बैंडविड्थ है। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ही तो बच्चों बैंडविड्थ है। देखो कैसे, एक बार बताओ कैसे। देखो पहले इसको देखो। ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां से देखो, ये पूरी क्या है? यहां से यहां तक की ओमेगा आर, ये पूरी क्या है बच्चों? ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये इतनी क्या है? डेल्टा ओमेगा। इस ओमेगा आर में से अगर मैं ये बीच का डेल्टा ओमेगा घटा दूंगी तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा 1 मिल जाएगा। ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। बोलो, यहां से लिख सकते हो। देखो ये पूरी कितनी है? ये, और ये इतनी सी क्या है? डेल्टा ओमेगा। तो इस ओमेगा आर में से क्या घटा दोगे? डेल्टा ओमेगा। तो क्या मिल जाएगी? ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 2 को क्या लिख देते हैं बच्चों? ओमेगा आर। देखो ये ओमेगा आर यहां तक है प्लस डेल्टा, तो क्या लिखोगे? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इनको घटाओ आपस में। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो देखो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। इसमें से मैं इसको घटा रही हूं बच्चों, इसमें से इसको घटा रही हूं। ठीक है, तो देखो ओमेगा आर से ओमेगा आर कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। तुम इसको पूरे को डेल्टा ओमेगा मानोगे तो ये डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा ओमेगा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो बस मैंने थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये पूरी बैंडविड्थ कितनी है आपके पास? 2 डेल्टा ओमेगा। तो हाफ कितनी होगी? डेल्टा ओमेगा डेल्टा ओमेगा। तुम पूरी को डेल्टा ओमेगा मानोगे तो ये डेल्टा ओमेगा बाई 2 डेल्टा ओमेगा बाई 2 बन जाएगा। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, रिजल्ट सेम आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? बैंडविड्थ। ये क्या है बच्चों? आपकी बैंडविड्थ। नोट करिए इतना बच्चों। कर लिया? हो गया? अब देखो मैं ये यहां से हटा रही हूं, हटा दो ये। अब ये बात समझ आ गई कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है? 2 डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। ये क्या बताता है आपको? बैंडविड्थ बताता है, बैंडविड्थ। ये क्या है बच्चों? आपकी बैंडविड्थ। अब देखो जितनी स्मॉल होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ही अच्छा हो जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो अब यहाँ से देखो एक फैक्टर ये आ जाएगा ओमेगा 1 कितना था बच्चों अभी आपके पास, ओमेगा 1 ओमेगा r माइनस डेल्टा ओमेगा, यही था ना ओमेगा 1। ये डेल्टा ओमेगा की तो वैल्यू है पूरी बैंडविड्थ की बच्चों, ये कंप्लीट बैंडविड्थ की तो वैल्यू है ना यहाँ से ये। तो देखो ये डेल्टा ओमेगा, तो ये फैक्टर कितना बचेगा, ये पूरा क्या है r बाई एल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये पूरा क्या है r बाई एल, तो ये कितना बचेगा r बाई 12, ये भी कितना बचेगा r बाई 12, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो, 2 डेल्टा ओमेगा बराबर r बाई एल, तो डेल्टा ओमेगा कितना हो गया बच्चों r बाई 12 के। तो भाई यहाँ से ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, ओमेगा r माइनस r बाई 12, ये आपका एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सेम एज इट इज, इसलिए मैं ये कंसेप्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये नोट करो एक बार जल्दी से, और थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हटाना नहीं पड़ रहा बीच बीच में। कर लिया नोट, नोट कर लो जल्दी से। इसी तरह ओमेगा 2 को लिख लो, इसी तरह किसको लिखोगे बच्चों, ओमेगा 2 को, तो ओमेगा 2 कितनी हो जाएगी प्लस डेल्टा ओमेगा, तो उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों ओमेगा 2, ये क्या आ जाएगी आपके पास ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और उन दोनों की बैंडविड्थ किसके बराबर आएगी बच्चों, r बाई एल के बराबर आएगी, इतना नोट करिए। हो गया। अब देखो ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, अब देखो एक बार, अब यहां से देखो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन देखो, एक तो ये बनी एक क्वालिटी फैक्टर क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ कितनी आई है बच्चों, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो कि 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर है, किसके बराबर आता है बच्चों, r बाई एल के। प्रूव करेंगे हम इसको, पर अभी जस्ट ध्यान रखो डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, r बाई एल, r बाई एल। तो ये एक डेफिनेशन बन गई यहाँ से। इसको देखो अगर मैं आई नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं इंटू r, आई नॉट से नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ। ये डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों यहाँ से कि क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज applied voltage across the L और C सर्किट, L भी हो सकता है यहाँ पे, C भी हो सकता है, L भी हो सकता है यहाँ पे, C भी हो सकता है, वोल्टेज अक्रॉस द L और C डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो L के अंदर अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, ओमेगा R इंटू एक्सएल, एक्सएल इंटू आई नोट डिवाइड बाई आई नोट इंटू आर, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो क्या बना एक्सएल बाई आर, एक्सएल क्या होता है ओमेगा आर इंटू एल, ओमेगा आर इंटू एल, ठीक है। दूसरा अगर सी के अक्रॉस करते हो तो क्या लिखोगे, एक्स सी बाई आर, तो क्या बन जाएगा ओमेगा आर सी बाई आर, ओमेगा आर सी बाई आर, ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी होता है ना बच्चों, ये 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा आर सी इंटू आर, 1 बाई ओमेगा सी होता है एक्स सी आपका, ठीक है। तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन और एक क्या आई कि वोल्टेज अक्रॉस द एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज, ये इसी से निकल गई, इसी से निकली है, ठीक है। नोट करिए इसको भी। तो आपने दो डेफिनेशन बात करी, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ या वोल्टेज अक्रॉस द एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्वालिटी फैक्टर। एक बार नोट करिए, फिर इसको थोड़ी देर में समझ आएगा बड़े अच्छे से आपको ये। और देखिए यहां से एक बार हटा दो ये सब, और देखो एक बार यहां से ये कार हटा दूं मैं, ये सबने बना ली ना एक बार। अब आपके पास और क्या है बच्चों यहां से कि आपके पास ओमेगा आर क्या होता है 1 बाई, ये बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में, रूट एल सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई रूट
एल सी, और 2 डेल्टा ओमेगा किसके बराबर आया, आर बाई एल के, आर बाई एल के। तो क्वालिटी फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट एल सी इंटू ये डेल्टा ओमेगा की जगह आर बाई एल, आर बाई एल। इसको सोल्व कर लो, 1 बाई रूट एल सी इंटू एल बाई आर, एल बाई आर। इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो सोल्व। क्या करोगे, रूट एल से मल्टीप्लाई कर दो, रूट एल से डिवाइड कर दो, तो ये रूट एल एल से कैंसिल, तो क्या आ गया 1 बाई आर रूट एल बाई सी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर का, एल बाई सी। नोट करिए इसको, मैं एक बार फिर से पूरा कंसेप्ट बताती हूँ, फिर समझ आएगा अच्छे से। एक बार इतना नोट करिए, कर लिया। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर। द शार्पनेस ऑफ द कर्व मेजर्ड बाय द क्वालिटी फैक्टर, या द शार्पनेस ऑफ द कर्व मेजर्ड बाय द कोफिशिएंट, ऐसे लिख सकते हो, मेजर्ड बाय द कोफिशिएंट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, इज कॉल्ड, दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उल्टा लिख दो कि जिस फैक्टर से शार्पनेस ऑफ द कर्व मेजर करी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, क्या कहलाएगी बच्चों, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इस बैंडविड्थ की वैल्यू आती है बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2 डेल्टा ओमेगा, वो कितनी आएगी, आर बाई एल। प्रूव करेंगे अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर ये बन जाता है कि ओमेगा आर एल बाई आर, या फिर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बन जाती है 1 बाई ओमेगा आर सी डिवाइड बाई आर। इंडक्टर के अक्रॉस बात करेंगे तो इंडक्टर के, कैपेसिटर के अक्रॉस बात करेंगे तो कैपेसिटर की, तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर की ये भी डेफिनेशन है, और दिस इज आल्सो द डेफिनेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर, एंड दिस इज आल्सो द क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एल सी एंड आर, इन टर्म्स ऑफ एल सी एंड आर। ठीक है, एक बार ये इतना नोट करिए जल्दी से। अब देखो एक बार लास्ट टर्म, अब आपके पास मैंने कहा फॉर गुड ट्यूनिंग, फॉर शार्पनेस, फॉर शार्पनेस, शार्पनेस और गुड ट्यूनिंग, गुड ट्यूनिंग, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ should be very very small, very very small। और बैंडविड्थ क्या है बच्चों, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कितनी आई, आर बाई एल। तो बैंडविड्थ स्मॉल कब होगी, अभी बता रही हूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होगा बच्चों, आर बाई एल। देखो अभी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या होगा बच्चों, आर बाई एल। ठीक है, तो देखो ये बैंडविड्थ स्मॉल कब होगी, ये बैंडविड्थ स्मॉल कब होगी, जब आर क्या हो, स्मॉल, आर क्या हो, स्मॉल, और एल क्या हो बच्चों, लार्ज। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 स्मॉल कब होगा बच्चों, जब आर क्या हो आपका, स्मॉल, और एल क्या हो बच्चों, लार्ज हो। आर स्मॉल हो और एल क्या हो, लार्ज हो, तब आपके पास बैंडविड्थ क्या होगी बच्चों, स्मॉल होगी। बैंडविड्थ क्या होगी, स्मॉल, मतलब शार्पनेस ऑफ द कर्व क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। शार्पनेस ऑफ द कर्व क्या हो जाएगी बच्चों, उस केस में आपकी स्मॉल हो जाएगी। अब आपके पास क्वालिटी फैक्टर आया 1 बाई आर रूट एल बाई सी, 1 बाई आर रूट एल बाई सी। अब देखो क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो क्वालिटी ज्यादा कब होगी, क्वालिटी अच्छा ज्यादा मतलब ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो उसके कब होगा, आर क्या हो बच्चों आपका, स्मॉल। ध्यान रखना आप किस केस में किसकी बात कर रहे हैं, आर क्या होना चाहिए, स्मॉल, सी भी क्या होना चाहिए बच्चों, स्मॉल, और एल क्या होना चाहिए बच्चों, लार्ज, तभी तो क्वालिटी अच्छी होगी। ये दोनों फैक्टर स्मॉल और ये फैक्टर कैसा होगा, लार्ज, ये लार्ज तो ये वाला फैक्टर भी लार्ज, तभी क्वालिटी ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगी, बेटर होगी।
नोट करिए इतना। देखो बच्चों, आज हमने कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ा, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ये नोट कर लिया। मैंने कल आपको एप्लीकेशन समझाई थी, तो गुड ट्यूनिंग के लिए, गुड ट्यूनिंग कब होगी, जितनी शार्प होगी कर उतनी ट्यूनिंग गुड होगी। उसको जो फैक्टर मेजर करता है उसे बोला क्वालिटी फैक्टर, उसे क्या बोला, क्वालिटी फैक्टर। और वो क्वालिटी फैक्टर कैसे मेजर करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। फिर हमने यहां से ये निकाल लिया कि आपके पास ये कर्व है, ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है, ये क्या आपकी रेजोनेंस है। ये मैंने कल बताया था कि मैक्सिमम करंट का जब ये वैल्यू आई नॉट बाई √2 होगी तब तक आपको ये फ्रीक्वेंसीज भी उस चैनल के आसपास सुनाई देंगी, ठीक है। ये ω1 फ्रीक्वेंसी, ω2 फ्रीक्वेंसी, ω1 और ω2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ω1 एंड ω2 also called half power frequencies, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब ये मान लिया मैंने डेल्टा ओमेगा है, ये वैल्यू, ये भी मैंने क्या मान ली, डेल्टा ओमेगा। तो ω1 को बच्चों लिख सकते हो आप लोग ωr माइनस डेल्टा ओमेगा, ω2 को लिख सकते हो ωr प्लस डेल्टा ओमेगा। अब ये डेल्टा ओमेगा आपने निकाला, ω2 माइनस ω1 बराबर 2 डेल्टा ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों r/l, ठीक है। तो इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अगर सिर्फ मैं इतने से बात करूं तो डेल्टा ओमेगा इसका हाफ हो जाएगा, r/12। तो ये वैल्यू कितनी होगी, r/12, ये वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, r/12। तो आप ω1 फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो ωr माइनस r/12 और ω2 फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो ωr r/12 फ्रीक्वेंसीज, इतना आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है कि ये बताया आपको मैंने कि वोल्टेज अक्रॉस द L और C, मैंने निकाला बैंडविड्थ, ωr कितना होता है आपके पास, ωr को ωr रहने दो, ठीक है। डू डेल्टा ओमेगा मैंने कहा कितना आया, r/l आया आपका, इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आया, ωr इंटू r/l, ठीक है। वोल्टेज बनानी है XL है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको मैं अगर आई नोट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी आई नोट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज अक्रॉस XL इंडक्टर, और ये अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज को लिख देते हैं वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज, ये इंडक्टर का केस था, कैपेसिटर का केस होता तो कैपेसिटर आ जाता, वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज आल्सो द डेफिनेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखो, ये सारा ऑल अबाउट मैंने बताया कि होता क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द कोफिशिएंट व्हिच मेजर द शार्पनेस ऑफ द कर्व, कि कर्व कितनी शार्प होगी वो बताएगा, सर्किट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी सर्किट की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी शार्पनेस अच्छी होगी। वो फैक्टर डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे, रजिस्टर R, L और C पे, ठीक है। सर्किट में R कितना है, L कितना, C है, वो सब एडजस्ट करके सर्किट की गुड क्वालिटी को सर्किट एडजस्ट करा जाता है वहां पे, ठीक है। अब हम ड्राइव करते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन फॉर Q फैक्टर, डेरिवेशन फॉर Q फैक्टर। देखो बच्चों, आप लोगों ने कर्व में यहाँ पे एक बात देखी कि जब ये कर्व यहाँ पे इस मैक्सिमम करंट, यहाँ पे करंट आई नॉट कितना था बच्चों, मैक्सिमम E0/R, कितना था, E0/R। इस फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी पे, ये ω1, ये ω2, ये आपका ω1, तो इसके ऊपर करंट मैक्सिमम का कितना हो जाता है, I0/√2 या E0/√2R, इतना हो जाता है आपके पास। मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, √2R। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, √2R। जब इन W1 और W2 फ्रीक्वेंसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है ये, इन पे इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, √2R। देखो यही तो दिख रहा है, अरे E0/Z ही तो होता है, ये E0/Z मार लिख जाती हूँ, Z, ठीक है। तो ये जो Z है, Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, √2R की। Z की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कितनी हो जाती है बच्चों,
√2R के बराबर हो जाती है इस केस के अंदर मैक्सिमम करंट के लिए। ठीक है, ये कैसे अभी बताऊंगी कैसे आया। ठीक है, सॉरी ये मैंने Z नहीं, ये R है। ये जो वैल्यू है ना ये √2R हो जाती है। इसको समझाते हो वर्मा, अभी 1 मिनट रुको। आपके पास Z कितना होता है, R² प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये होता है क्योंकि LCR सर्किट की बात कर रहे हैं आप लोग। किसकी बात कर रहे हैं, LCR सर्किट की। और LCR सर्किट में क्या होता है आपके पास, ये Z होता है इंपीडेंस। ठीक है, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस frequency the value of resistance is R, and at half wave frequency and at omega 1 and omega 2 या half power frequencies the value of impedance लिख लो आप लोग यहाँ पे, impedance, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। impedance कितनी है, R है। the value of impedance become √2R। देखो मैंने क्या लिखा, तो समझो एक बार। मैंने लिखा कि at resonance frequency the value of impedance is R। तो क्या लिखा आपने, E0/R, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे Z बराबर होता है R के। ये बताया था XL बराबर XC हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। XL बराबर हो जाए किसके बच्चों, XC के। तो इस Z को क्या लिख दिया मैंने, R लिख दिया। क्लियर, अब सुनो। ठीक है, अब मैंने कहा एट ओमेगा 1 एंड एट ओमेगा 2, एट ओमेगा 1 एंड एट ओमेगा 2 द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस मतलब Z बिकम √2R। कितनी बन जाएगी बच्चों वो, √2R। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू √2R दिख रही है सभी को। अरे करंट मैक्सिमम का कितना हो गया, √2R। तो ये इंपीडेंस की वैल्यू कितनी बन गई, √2R। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ से, ये √2R वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू कितनी आएगी, √2R। किस पे, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 पे। ये बात क्लियर हुई। अब ये √2R कब आ सकती है, अब ये देखना है। ये तो आपने कंसेप्ट से बताया, आपने देखा वहां पे कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी होती है तब हमें ये सिग्नल सुनाई देंगे वहां पे। अब ये सिचुएशन कैसे एडजस्ट होगी वहां पे, एक बार नोट करिए इसको, जल्दी से जल्दी नोट करिए। हो गया। अब देखो मैंने कहा कि Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √2R। तो कब होगी वो, देखो Z बराबर, अगर मैं यहाँ पे ये लू R² प्लस XL की वैल्यू बच्चों ओमेगा L माइनस 1/ωc का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वैल्यू R है, जब ये वैल्यू भी R के बराबर हो जाए, इफ ओमेगा L माइनस 1/ωc की वैल्यू का स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाए, R के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, R² प्लस R² किसके बराबर होगा, √2R के। ये आपने फाइंड आउट करा कि हमें जब तक करंट इतना होता था तब तक हमें ट्यूनिंग सुनाई देती है। अब वो करंट या रेजिस्टेंस इतना हो गया या इंपीडेंस इतना हो गया, इंपीडेंस कितना हो जाता है बेटा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी √2R। ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से देख ली। अब ये होगा कब, जब ये फ्रीक्वेंसी, ये वाला फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R के। ये वाला फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R के। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, मैं यहाँ से दो R की दो वैल्यू बनेगी, स्क्वायर को हटाऊंगी तो प्लस माइनस R बन जाएगा, स्क्वायर हटा दूंगी तो, अरे ये स्क्वायर है, मैं अगले स्टेप में कर देती हूँ। तो ओमेगा L माइनस 1/ωc की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस R।
बराबर माइनस आर। एक बार फ्रीक्वेंसी क्या मान लो, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 2C, ये ओमेगा 1 ही आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बराबर प्लस का आर। इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा अच्छे से। ये इतना नोट कर लो एक बार जल्दी से, लिख लो एक बार जल्दी से। इधर थोड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी तो समझ नहीं आएगा, ऐड करूंगी अगले इसमें। नोट कर लो एक बार जल्दी से, लिख लिया, जल्दी लिख लो, हो गया नोट। अब आगे देखो, मैं इसको हटा रही हूं यहां से सब। तो मेरे पास क्या आया बच्चों यहां से, ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C बराबर आर, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 2C बराबर आर, ये माइनस आर, क्योंकि आर की दो वैल्यू थी, प्लस माइनस आर। तो आपके पास इस इक्वेशन को बच्चों नाम दिया आपने 1 और इस इक्वेशन को नाम दिया बच्चों आपने 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 बाय एडिंग 1 and 2, ऐड करो तो क्या मिलेगा, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट राइट में ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल हो जाएगा। अरे ओमेगा 1L ओमेगा 2L, एल दोनों में था, साथ बाहर लिख लिया। ये यहाँ पे माइनस ओमेगा 1C माइनस ओमेगा 2C बराबर, इनको आर प्लस का, ये आर माइनस का, तो 0 हो जाएगा इधर। तो क्या मिला, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल। इसको उधर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा सारा फैक्टर, 1 बाई ओमेगा 1C प्लस 1 बाई ओमेगा 2C, ठीक है बच्चों। C कॉमन ले लो यहां से, तो क्या मिला, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2, ठीक है। तो ये यहां से क्या आया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल बराबर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहां से, 1 बाई सी, एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा यहां से ओमेगा 1 प्लस, अब देखो यहां से ये ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचा, सी बराबर एल बराबर, ये सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एल सी बराबर 1 बाई ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 कितना आया बच्चों, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, या इसको इधर ले जाओ, इसको ही नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एल सी, ठीक है। इसको नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। अब दूसरे टाइम क्या करो, इन दोनों को आपस में घटा दो, दोनों को आपस में बच्चों क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में लंबी इक्वेशन बनेगी, एक बार इतना लिख लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, हो गया। तो अब यहां से मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपकी बार क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को घटा दो, तो W2 माइनस W1 इंटू एल, ये आया माइनस W2C, ये माइनस है, ये देखो इसमें से इसको घटा दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई ओमेगा 1C, ये आर, ये होगा आर माइनस माइनस आर, कितना बन जाएगा, प्लस का 2R, क्या बन जाएगा ये 2R, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस, यहां से 1 बाई सी कॉमन ले लो, तो क्या बचा बच्चों, 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 1 बराबर 2R, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 बाई सी, एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2,
तो ये बना आपके पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2r। अब ये ओमेगा 2, अब देखो ये जो इक्वेशन है नंबर 3, इसको यहाँ यूज कर लो, इसको नंबर 4 कह दो। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, देखो तो यहाँ लिख लोगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1/LC फ्रॉम 3 इन 4 में क्या कर लो बच्चों, इसको यूज कर लो। तो क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, ये हटा दूं मैं यहां से ऊपर से, तो ये क्या आया बेटा आपके पास यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, इंटू L माइनस 1/C। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो है ही, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लूं, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लूं मैं इसको, तो ये क्या बनेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L माइनस 1/C, और ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 1/LC। ये वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L माइनस 1/C। तो देखो उल्टा कर लो चाहिए तुम लोग, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या 1/LC, तो ये क्या आ जाएगा 1/LC, ठीक है। यहां से ये बना आपके पास 1/LC, C से C कैंसिल, ये तो L माइनस जीरो, जीरो तो नहीं आएगा भैया, एक कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या लिखने में, ओमेगा 1 ये कॉमन ले लिया दोनों में था, तो यहाँ बचा ये L, यहाँ बचा 1/C, ये बचा 1/C इंटू 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये बचा मेरे पास, ठीक है, बराबर 2r, ठीक है। तो यहां से अगर मैं उल्टा करूं तो LC की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। तो ये बना मेरे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, L माइनस C, ठीक है, माइनस C, ये बना आपके पास यहां से 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, इसकी वैल्यू है LC, C से C कैसे, तो जीरो आ रहा है, कोई माइनस प्लस की कुछ मिस्टेक हो रही है, एक बार दोबारा चेक कर लो, एक बार मैं दोबारा से चेक कर दूं, कोई माइनस प्लस को डिफरेंस में आ रहा है, एक मिनट रुको बच्चों। ये है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, ठीक है। मेरे पास मैंने ये एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, एक मिनट भाई मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। देखो बच्चों ये माइनस की ये समस्या आ रही थी, ये ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 एलसीएम ले लिया, ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा ओमेगा 1 और यहाँ क्या आएगा ओमेगा 2 आएगा, इसलिए ये मिस्टेक आ रही थी। तो ये आया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सीधा, अब देखो ये आ गया आपके पास, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये माइनस था बेटा, ये मैं ओमेगा 2 माइनस 1 डायरेक्ट लिख गई, ये आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, कुछ है देखो एलसीएम लेके। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा अब आपके पास, तो ये माइनस कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मैं पहले इसको लिखती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1/c, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस और ये बन जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर 2r, ठीक है। अब पुट कर दो, अब क्या थी आपके पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या थी 1/LC, ये 3 इक्वेशन थी, ये 4 मान लिया आपने। अब लिख लो यूजिंग 3 in 4, ये ओमेगा 2 माइनस 1 यहाँ पे भी है, ये ओमेगा 2 माइनस 1
यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1/c, और ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू 1/LC, तो ये LC से मल्टीप्लाई बराबर 2r, c से c मर गया, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l प्लस l बराबर 2r। ठीक है, तो ये बना 2l इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर क्या आया बच्चों 2r, 2 से 2 भी कैंसिल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आया r/l। देखो अभी यही बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में कि बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आएगा r/l के। तो सिंपल जो कंसेप्ट था, जो लॉजिक था, उसको उठाया कि ये सिचुएशन कब आएगी, क्या करे सर्किट में, ऐसा कैसे एडजस्टमेंट करे तब ये सिचुएशन आई। तो हमें पता था कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मिलती है उस पॉइंट में बच्चों आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, इंपीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है √2r। उस कंडीशन से हमने फ्रीक्वेंसीज उठा ली, ठीक है, और वहां से दो फ्रीक्वेंसी, दो सिचुएशन में दो फ्रीक्वेंसी मान ली, एक +r पे और एक -r पे। एक बार उन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार उन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से ये मिला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज r/l। तो ये क्या बच्चों बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ इसकी वैल्यू कितनी आ गई r/2l, कितनी आ गई r/l, सॉरी r/l कितनी आ गई आपके पास r/l। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए आप कुछ, अब बताइए कोई डाउट है तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो, एक बार हटा दो ये सब। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों आपका, ये समझ आ गया क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन और ये सब कुछ कर लिया सभी ने। अब देखिए बच्चों अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर इन एसी सर्किट, पहले बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट, फिर बात करेंगे इसी के अंदर आएगा पावर फैक्टर का रोल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पावर इन एसी सर्किट कैसे निकालते हैं। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हो बच्चों, इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर क्या होती है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, बट इन एसी सर्किट वो पावर डिपेंड्स ऑन द टाइम, वोल्टेज और करंट किस पे डिपेंड करते हैं टाइम पे। बट इन एसी सर्किट, बट इन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट depends on the voltage, voltage and current depends on the time। किस पे डिपेंड करते हैं टाइम पे, तो टाइम के साथ वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पावर भी टाइम के साथ क्या होगी बच्चों वेरिएबल, पावर भी टाइम के साथ क्या होगी बच्चों वेरिएबल। क्या बन जाएगा V इंटू टी इंटू वोल्टेज I इंटू टी। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखते हो बच्चों V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट की वैल्यू मान लो वोल्टेज और करंट में जनरल केस ले लेते हैं, प्योर इंडक्टिव में फेज डिफरेंस होता है π/2 का। ठीक है, अब जनरल केस ले लेते हैं, फिर केस इसी के केस बना देंगे। जनरल केस में क्या मान लिया कि करंट कितना है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है 5 का है, वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है बच्चों 5 का, प्लस लो माइनस लो। ठीक है, अब आपके पास क्या बन जाएगा, जनरल मान लिया मैंने तो ये केस, तो पावर इंटू टाइम क्या बन गया बच्चों V0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब एवरेज पावर निकालना मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था एसी सर्किट की। एवरेज पावर को आप ऐसे लिखते थे, एवरेज पावर ऐसे लिखते थे, या फिर एवरेज पावर का सिंबल आप लोग ये यूज करते थे। ठीक है, निकालने का तरीका ये बताया था कि 0 टू t एवरेज पावर को निकालने का तरीका एक तो ये बताया था P
बाई डी टी, कंप्लीट साइकिल के लिए। ये एवरेज पावर किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों? फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर द कंप्लीट साइकिल, ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अगर आप इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा डेरिवेशन का, तो इसलिए मैं थोड़े दूसरे मेथड से करवा देती हूँ अभी आपको, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, आप घर का होमवर्क है, आप इससे करके देखना, आंसर सेम आएगा आपका, कोई भी चेंज नहीं होगा 1% भी, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार, फास्ट करिए बेटा, जल्दी से नोट। कर लिया? आगे देखो, अब देखो बच्चों, यहां से मैं ये सब हटा दूं ऊपर से, तो एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या बनेगी? P इंटू टी, इसका बार, मैं बार लिख लेती हूँ, ठीक है। तो एवरेज पावर, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? V नॉट आई नॉट, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है सबको? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको खोल लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी एवरेज लेनी है तो इस सारे पे एवरेज लगा दो, ये एवरेज का सिंबल था, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन से नहीं, एवरेज मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास V नॉट आई नॉट साइन, ये इस साइन को अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव, इसको भी अंदर ले जाओ, प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव, इस पूरे पे एवरेज, ठीक है। और एवरेज अलग अलग पे लगा दो, V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस, ये देखो बच्चों, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो ये 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 साइन 5, इसकी भी एवरेज, इसकी भी एवरेज। अब एवरेज मैंने लास्ट में सिखाया था, जब अल्टरनेटिव सिखाया था शॉर्ट मेथड में, मैंने बताया था एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितनी होती है? 1/2, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी या कितना भी हो, कितनी हो जाती है? 0, कितनी हो जाती है? ऑलवेज 0। पुट कर दो, V नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, हाँ V नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू है, इसमें तो V नॉट आई नॉट ही रहेगा, V नॉट आई नॉट। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/2। कोस फाइव भी कांस्टेंट है, 5 टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, 5 कांस्टेंट है, 5 बच्चों टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्लस ये तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी साइन 2 ओमेगा 2 की, साइन 2 ओमेगा 2 की वैल्यू 0, 0 को साइन 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो क्या है बच्चों? एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या है? V नॉट, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, V नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2, इसको रूट 2 से रूट 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं या नहीं? बताओ बताओ, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये 2 रूट 2 कोस 5, कोस 5, ठीक है। तो क्या बना बच्चों? ये एवरेज पावर, ठीक है। तो
एस इंटू आई आर एम एस। वी नॉट बाई रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस। आई नॉट बाई रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस इंटू कोस फाइव। देखो जो मैं कल यूज कर रही थी आपको, मैं कह रही थी बेटा आगे ड्राइव करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गई बच्चों, एवरेज पावर। ये क्या है बच्चों, आपकी एवरेज पावर अक्रॉस द एसी सर्किट, LCR सर्किट, across the LCR circuit. This is your average power across the AC LCR circuit, LCR circuit. बताइए कोई डाउट इतने में, इस डेरिवेशन में किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो बताइए, बताइए एक बार। ये आ गया सिंपल, कुछ नहीं करा। पावर टाइम पे डिपेंड करती है, वोल्टेज और करंट, क्योंकि करंट पे टाइम पे डिपेंड करती है, तो वोल्टेज की वैल्यू रख दी और करंट की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इनको फॉर्मूला खोल दिया साइन ए प्लस बी का, तो वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जनरल केस मान लिया कि मान लिया करंट वोल्टेज से 5 फेज आगे, वोल्टेज को मान लो आप, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इनको ये फॉर्मूला खोल लिया आपने, ठीक है। ये फॉर्मूला खोल के इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीजें मैंने सिखाई थी पीछे कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होती है, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी और या 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी क्या होती है, 0। तो ये साइन 2 ओमेगा टी बना, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। तो ये बचा आपके पास, इसकी वैल्यू 2। ये cos फाई कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा बच्चों। cos फाई कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, अरे 2 को ऐसे लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2, ऐसे लिखते हो या नहीं। तो मैंने इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। वी नॉट बाई √2 क्या होता है, वी आर एम एस। आई नॉट बाई √2 क्या होता है, आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। बताइए अभी एक बार जल्दी से बोलो, क्या डाउट है वहां पे, बताइए बच्चों, बताइए। ठीक है, अब देखो यहां से हो गया। अब आगे देखो क्या आया हमारे पास, एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एवरेज पावर आया हमारे पास, कितना आया एवरेज पावर, एवरेज पावर कितना आया था अभी आपके पास, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, यही आया था, यही निकाला है हमने अभी तक, ठीक है। अब इसके केस देखो, केस नंबर 1, ये cos फाई है ना बच्चों, ये cos फाई, इसे कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी इतना ध्यान रखो, इसे क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। इस cos फाई की वैल्यू होती क्या है बच्चों, यहां से देखो, आपने ये सर्किट पढ़ा था XL माइनस XC, ये आपका R होता था, और ये इधर क्या होता था, Z, ये एंगल फाई, ठीक है। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से R बाई जेड, R बाई जेड। जब आप इस ट्राइंगल से निकालोगे LCR सर्किट से, तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई जेड, कितनी हो जाएगी, R बाई जेड, ठीक है। अब यहां से एवरेज पावर ये निकाली, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस क्या आया, R बाई जेड। cos फाई को क्या लिख सकते हो आप लोग, R बाई जेड। एक रिजल्ट ये आ गया, इसको ही यूज करेंगे थोड़ा, एक ये आ गया। अब मैं एक चीज देखो, आपके पास आई क्या होता है, आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आई नॉट बाई √2 के। आई आर एम एस कितने के बराबर होता है आपके पास, आई नॉट बाई √2 के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। आई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई जेड। आई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई जेड। इसको √2 से इधर भी डिवाइड कर दो, √2 से इधर भी डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, आई आर एम एस। और ये वी नॉट बाई √2 कितना बन गया, वी आर एम एस, वी आर एम एस बाई जेड। तो मैं जहां पे आई आर एम एस है इसको भी यूज कर सकती हूँ भाई। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वी नॉट बाई जेड। मैंने कुछ नहीं करा अलग से, मैंने इधर भी √2 से डिवाइड कर दिया, मैंने इधर भी √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आई आर एम एस वी आर एम एस बाई क्या आ गया, जेड। तो इस पावर का एक और फॉर्मूला बन गया यहां से, वी आर एम एस
RMS के। तो ये क्या बन गया, VRMS का स्केयर, ये R बाई जेड और जेड, तो R बाई जेड का स्केयर। दिस इज आल्सो द एवरेज पावर फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बना, एवरेज पावर। तो न्यूमेरिकल्स में ये भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल्स में ये भी मिल सकता है। दिस इज आल्सो द एवरेज पावर फॉर्मूला, ये भी हो सकता है। ये मैंने अलग अलग फॉर्म में लिख दी है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नोट करिए जल्दी से। हो गया? अब देखो आगे, तो हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला ये आ गया, VRMS IRMS cos फाई। अब बात करते हैं केस के बच्चों। पहला केस देखो, केस नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट किसकी बात कर रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। उसके अंदर फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2 का। इंडक्टिव में वोल्टेज पाई बाई 2 फेज आगे होता है, करंट पाई बाई 2 फेज पीछे होता है, एक ही बात है। तो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2 इंडक्टिव सर्किट में। तो एवरेज पावर क्या है बच्चों, VRMS IRMS cos पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 0। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो एवरेज पावर कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कोई पावर कंज्यूम नहीं हुई, कोई वर्क नहीं हुआ वहां पे, कोई हीट एनर्जी जनरेट नहीं हुई वहां पे। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नो पावर कंज्यूम्ड, नो पावर इज कंज्यूम्ड इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सर्किट गर्म नहीं होगा। सर्किट गर्म किसके कारण होता है, जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर के कारण सर्किट गर्म नहीं होगा। सिर्फ किसके कारण सर्किट गर्म होता है, रेजिस्टेंस के कारण। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, कॉइल में हालांकि रेजिस्टेंस होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कॉइल को जब टर्न करते हैं तो उनमें रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ना हो तो सर्किट कभी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि पावर कंज्यूम्ड प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ऑलवेज क्या होगी बच्चों, 0। इसी तरह सेकंड केस देखिए, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव में 0 नहीं होगी, प्योर इंडक्टिव लिखा है, ध्यान से देखो, प्योर इंडक्टिव। रेजिस्टिव में तो पावर जीत नहीं होगी कभी भी, 0 कंज्यूम्ड होगी, वर्क होगा उसमें, अभी समझाऊंगी, वेट करो। ठीक है, मैंने सिर्फ प्योरली इंडक्टिव का है, मैंने प्योर रेजिस्टिव में तो मैं पहुंची नहीं हूं अभी से। प्योरली कैपेसिटिव में भी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2। तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। मतलब कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी नो पावर कंज्यूम्ड, कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट किसमें होते हैं, सेम फेज में। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, सो वोल्टेज V फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0। वोल्टेज और करंट किसमें होते हैं, सेम फेज में, इसलिए फाई क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आएगा आपके पास, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, VRMS IRMS
cos 0 कितना आ जाएगा VRMS IRMS। तो ये मैक्सिमम पावर आएगी, मैक्सिमम एवरेज पावर। ये क्या होगी? मैक्सिमम एवरेज पावर अक्रॉस द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और ये LCR सर्किट में कब होगा? LCR सर्किट में भी यही सिचुएशन है। नोट करो, फिर LCR की बात करते हो। इतना नोट करो जल्दी से। हो गया? अब देखो आगे। इन LCR सर्किट, इन LCR सर्किट, इन LCR सर्किट क्या होता है आपके पास? एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस XL बराबर क्या हो जाता है? XC के। तो Z बराबर हो जाता है R के। सर्किट क्या हो जाता है? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव। तो इस केस में भी एवरेज पावर कितनी आएगी? मैक्सिमम एवरेज पावर VRMS इंटू IRM। ओनली इन दैट केस पावर इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है? ओनली प्योरली रेजिस्टिव केस, ओनली इन प्योरली resistive case power is consumed, power is consumed या dissipated, power consumed या power dissipated। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। अब हम बात करते हैं किसकी? पावर फैक्टर की। ठीक है, पावर फैक्टर हो गया ये। नेक्स्ट एडी डालो बच्चों, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है? cos phi, cos phi is called, cos phi is called, cos phi is called power factor, power factor। cos phi को क्या कहते हैं बच्चों? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पहले बताई मैंने अभी। चाहे आप एक्सेल सर्किट की बात करो, चाहे आप किसी सर्किट की भी बात करो, ये पावर फैक्टर की वैल्यू जो अगर मान लिया आपके पास सिर्फ Z और L है, सर्किट में क्या है? R और L, तो ये VL हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये बनेगा फाई। तो cos फाई कितना आएगा आपके पास? R स्क्वायर R बाई Z, और Z की वैल्यू इस केस में क्या होगी? R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अगर बात करें प्योरली, ये बात करी, ये बात किसके लिए करी मैंने? R और L सर्किट की, RL सर्किट की। ठीक है, अगर मैं बात करूं RC सर्किट की, RC सर्किट की, तभी बच्चों क्या होगा? RC सर्किट में क्या होगा? ये R वोल्टेज लैग बिहाइंड होती है। वोल्टेज क्या होती है? लैग बिहाइंड। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? Z, ये फाई। ठीक है, यहां से भी क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? Z की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। सिर्फ R और C है सर्किट में, L नहीं है, तो यही लिखेंगे। सिर्फ सर्किट में क्या है? R और C। ये आपके पास RL सर्किट के लिए भी, RC सर्किट के लिए cos फाई सेम रहेगा। अगर LCR सर्किट की बात करूं, अगर किसकी बात करूं? LCR, तो ये XL माइनस XC, ये आपके पास Z और ये आपका R, ये फाई, तभी cos फाई कितना आएगा बच्चों? R बाई Z। तो इन तीनों केस के लिए cos
हमेशा कांस्टेंट रहेगा, RL हो, RC हो, LCR हो, इन तीनों ही केस में बच्चों cos फाई हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। cos फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, और cos फाई की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, हमेशा R/Z। कितनी रहेगी, R/Z। ये तीन केस बने आपके। इसमें क्या है सर्किट में, R और C। यहाँ सर्किट में क्या है, R, C और L। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने बताया जस्ट होता है, जल्दी देख लीजिए। कर लिया, हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, एवरेज पावर क्या आई आपके पास, एवरेज पावर क्या आई आपके पास, एवरेज पावर कितनी आई, VRMS, IRMS, cos फाई। देखो इस फाई का बहुत बड़ा अच्छा रोल है, हमारे पूरे सर्किट इस फैक्टर पे ही काम करते हैं सारे। खेतों में किसान काम करता है, ट्यूबवेल चलाता है, खेतों में पानी देता है। आपके घर में एसी चल रहा है, इसी फैक्टर से चल रहा है। आपके घर में जो बड़े बड़े मोटर चल रही है ना, चक्की चल रही है, सब इसी फैक्टर से चल रही है। कैसे देखते हैं इस बात को, ठीक है। अब आपके पास बच्चों ये पावर जो होती है ना, इसे बोलते हैं एपरेंट पावर, VRMS, IRMS। एपरेंट पावर मतलब ये वो पावर है जो मोटर पे लिखी रहती है, मोटर पे लिखी हुई होती, जो आपको दिखती है कि हाँ इसकी पावर इतनी है। और ये एवरेज पावर जो है इसे बोलते हैं बच्चों रियल पावर। ये हमें दिखाई देती है, दिखाई देती है, समझ आ गया। और ये क्या बच्चों, रियल पावर या ट्रू पावर, रियल पावर या फिर ट्रू पावर, ट्रू पावर। ये वो है जो सर्किट ने काम करके हमें दिया, जो काम हुआ, जो काम हुआ, कितना काम हुआ, ये पावर वो है कि काम कितना हुआ, कितना काम करके दिया उस मोटर ने। ये तो उस मोटर पे लिखा हुआ था कि वो इतना काम कर सकती है, उसने करा कितना, दैट इज द रियल पावर। जितना लिखा हुआ उतना मोटर कभी भी उतना काम नहीं करती, ये तो लिखा हुआ था, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, कितना उसने काम किया, मतलब कितनी तुमने सप्लाई करी, आप ये भी कह सकते हो कितनी वोल्टेज तुमने उसको सप्लाई करी, ये सप्लाई वोल्टेज है। और ये उसने कितना वर्क करा, आपने बाहर से 220 वोल्टेज सप्लाई किया, आपने 2000 वोल्ट सप्लाई करी, हाँ हाँ हाँ, आपने बाहर से 2000 वोल्ट आ रही है, आपके घर में चलने वाला एसी 1000 कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कितना काम कितने का करा, 1000 वोल्ट का। तो वो क्या है बच्चों, एवरेज पावर या ट्रू पावर, ठीक है। हमेशा हमेशा VRMS, IRMS, यही कह सकते हैं एपरेंट पावर, एपरेंट पावर ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पावर। ये इससे हमेशा क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन होती है। तो इसका एक फॉर्मूला और बन गया यहां से, cos फाई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ये क्या है, पावर फैक्टर आल्सो, दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इस पॉइंट को। हो गया, अब आगे देखो, देखो बच्चों आपके पास पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, कि जिससे पावर लॉस ना हो। मैक्सिमम पावर फैक्टर क्या हो सकता है, 1। वो कब होता है, देखो cos फाई को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, R/Z, ये लिख सकते हो। आल्सो वी राइट Z को क्या लिख सकते हो, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, XL
XC का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। एट रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन ये हम जनरल भी बात करें, XL बराबर XC, तो क्या बना बच्चों, cos फाई R बाई R, क्या आया 1, तो ये वैल्यू कितनी आई है cos फाई की 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। अब देखो बच्चों, अब आपके पास क्या बताया मैंने, cos फाई, मान लिया ये आपके पास बाहर से तो आपके एवरेज वर्क कितना हुआ 2000 वोल्ट, एवरेज वर्क कितना हुआ बच्चों 2000 वोल्ट हुआ आपके पास, ठीक है। अब देखो, मान लिया आपने वर्क कितना कर रही है आपकी मोटर या एसी, कितना वर्क कर रहे हैं बच्चों 2000 वोल्ट का काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, आपने अभी इसका नहीं पता ये सप्लाई कितनी करी, इसको पीवी लिख दिया, VRMS, ठीक है, वर्चुअल पावर इनटू कॉस, मान लिया पावर फैक्टर आपका 0.5, पावर फैक्टर उस सर्किट का कितना बच्चों, क्योंकि पावर फैक्टर किसका कंपोनेंट है, सर्किट का, ना कि सप्लाई वोल्टेज का। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर डिपेंड करता है R पे, L पे और C पे, और R, L और C किसके पार्ट है, सर्किट के, R, L और C किसके पार्ट है, सर्किट के। सो इट इज अ पावर फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट, नॉट द सप्लाई वोल्टेज। पावर फैक्टर सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्किट। पावर फैक्टर किसका पार्ट है, सर्किट का। पावर फैक्टर इज द पार्ट ऑफ सर्किट, क्योंकि बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन जेड क्या है, L और C, R, L और C किसके पार्ट है, सर्किट के, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मान लिया आपने वोल्टेज सर्किट, आपकी मोटर कितनी 1000 वोल्ट 2 यूनिट निकाल ली, आपने 1 घंटा एसी चलाया या मोटर चलाई, उसने 2 यूनिट निकाली, 2000 वोल्ट मतलब 2 यूनिट निकाली उसने, 1 किलोवाट आवर में यूनिट को मेजर करते हैं, ठीक है, किलोवाट में, सॉरी बाबा। अब आपके पास पीवी मतलब सप्लाई वोल्टेज, वो कितनी थी 2000 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। तो क्या आया, पीवी इज इक्वल टू 2000, 5 पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 5, तो कितना आया 4000। देखो आपने सप्लाई करी कितनी बाहर से बेटा 4000, और आपने मीटर, आपका एसी काम कितना कर रहा है, किलोवाट आवर। अरे यूनिट मेजर नहीं करता, यूनिट में आपके घर में मीटर जो यूनिट निकालता है किलोवाट में तो निकालते हैं, आपके घरों में जो मीटर रीडिंग दिखाता है वो किलोवाट में दिखाता है बच्चों। जो मीटर जो घर के बाहर लगा रहता है ना, उसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ओके ठीक है, सुनो अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी। मैंने कहा आपने सप्लाई, मैंने ऐसे जनरल कोई भी पॉइंट उठा लिया, ये कितनी सप्लाई, मीटर एसी चला कितना 2000 वोल्ट, उसने खाई कितनी वोल्टेज 2000 वोल्ट, उसने काम तो 2000 वोल्ट का करा, और बाहर का मीटर 4000 वोल्ट दिखा रहा है। बाहर का मीटर कितना दिखा रहा है 4 यूनिट, उसने खाई कितनी 2 यूनिट, उसने काम कितने यूनिट का करा 2 यूनिट का, तो 2000 तो यूनिट तो वेस्ट ही जा रही है। तुमने सप्लाई 4000 वोल्ट कर रहे हो आप लोग, सप्लाई कितनी कर रहा है 4000 वोल्ट, एसी काम कितने का कर रहा है 2000 वोल्ट का, मतलब 2000 वोल्ट तो एक सर्किट में वेस्ट हो रही है आपकी। तो पता नहीं इंडिया में कितने सर्किट चल रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों अरबों वोल्टेज वेस्ट हो रही है, मतलब 2-4 पावर प्लांट तो ऐसे ही चल रहे, सारी वोल्टेज वेस्टेज हो रही है उनकी, ऐसा हो जाए तो। इसलिए बच्चों क्या करते हैं, सर्किट में L और C ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जहां पे सर्किट में L होता है, इंडक्टर होता है, वहां कैपेसिटर जरूर लगाया जाता है, क्योंकि उनकी मेजरमेंट ऐसे करी जाती है, एडजस्टमेंट ऐसे करी जाती है कि ये पावर फैक्टर मैक्सिमम हो, ये पावर फैक्टर कितना हो मैक्सिमम। जितना ये पावर फैक्टर मिनिमम होगा उतनी वोल्टेज लॉस ज्यादा होगी, उतनी ही वोल्टेज लॉस क्या होगी बच्चों ज्यादा होगी। दिस इज द रोल ऑफ पावर फैक्टर इन योर सर्किट। इसीलिए आपसे कहते हैं कि 5 स्टार एसी खरीदिए, क्योंकि 5 स्टार एसी का पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बिजली को कंज्यूम
कम करेगा आपके पास। कहते हैं ना कि पावर 5 स्टार 6 स्टार 7 कई स्टार के आते हैं, तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, मतलब वो जितनी लेता है उतना ही काम करता है मैक्सिमम। 0.7 तक बन चुके हैं, अभी 0.8 तक लगभग। 100 तो देखो किसी में भी पॉसिबल नहीं कि जितनी सप्लाई दे उतना ही काम हो जाए, कुछ तो लॉस होता है, रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, तो लॉस तो होता है बच्चों, ठीक है। अरे फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड ही नहीं करती रेजिस्टेंस पे, फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे होती ही नहीं है, जीरो होती है। रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता बच्चों, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर में ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किससे मैचिंग होगी, मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर की मैचिंग कौन करेगा, एल और सी। कौन मेजर करेगा, एल और सी करेगा कि आर और एल को कितना, एक्स एल और सी को कैसे एडजस्ट करें, एल और सी को कैसे एडजस्ट करें कि ये पावर फैक्टर क्या हो जाए, मैक्सिमम। ये पावर फैक्टर क्या हो जाए, मैक्सिमम। आर तो रेजिस्टेंस में जो है सर्किट में वो तो रहता ही है, या हम जो बाहर से लगाते हैं वो हमें डिपेंड करता है, कम या ज्यादा हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कभी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है। अब सुनो, ये बात समझ आई। तो पावर फैक्टर का रोल क्या है कि सर्किट में एल और सी की एडजस्टमेंट कैसे है, वो सब एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है सर्किट के, उसके पावर फैक्टर पे डिपेंड। जितना मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी, मतलब जितनी सप्लाई करोगे सर्किट उतना ही वर्क करेगा, लगभग। पूरा 100% तो वर्क बच्चों कभी नहीं होता, पर हाँ मैक्सिमम वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। जो आपके 5 स्टार कहते हैं ना, 5 स्टार एसी आ चुके हैं, 6 स्टार 7 स्टार एसी, 7 स्टार एसी कम इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं, वो इस पावर फैक्टर पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में फैन लगा हुआ है, आपके घर में कूलर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम जो खराब हो जाते हैं, तो सिर्फ उनका कंडेंसर थोड़ा सा चेंज करने मात्र से वो सही हो जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर की थोड़ी एज लिमिट होती है, जल्दी ही खराब हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो उसमें भी देखो, जब भी तुम्हारा फैन खोल के देखना, जहां एक कॉइल लगी है उसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, एक कॉइल के साथ कैपेसिटर जरूर लगाते हैं बच्चों वहां पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर को अच्छा बनाने के लिए। किसको, पावर फैक्टर को अच्छा बनाने के लिए। बताइए, कोई कंसेप्ट नहीं पूछना है तो बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपके पास, बोलिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब देखो वाटलेस करंट, एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी उसको और देखो, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होता है बच्चों, जिस केस में पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाए, जीरो। द सर्किट current in AC circuit is said to be watless. The current in AC circuit is said to be watless if average power is said to be watless if average power consumed, if average power consumed in the circuit is zero, in the circuit is zero, average power consumed in the circuit is zero। देखो क्या मतलब है, देखो बच्चों, आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, आई नोट, और ये क्या होता है, ई नोट। आई नोट और ई नोट में क्या आपके पास क्या होता है, कुछ फेज डिफरेंस होता है आपके पास, आई के अंदर और ई के अंदर। आई और ई लिख लो, वीक नहीं, आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है आपके पास, ये आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। आई और ई लिख देते हैं। आई और ई में फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 है आपके पास। आई और ई में फेज डिफरेंस कितना आपका, 5 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे आई का, एक कंपोनेंट इधर बनेगा आई cos 5, और एक कंपोनेंट कितना बन जाएगा बच्चों,
करंट के क्या बन गए, दो कंपोनेंट आपके पास। ठीक है, लिखना चाहो तो आरएमएस आप लिख लो, मैं बस थोड़ी जगह कम है इसलिए कम कोशिश करूँ ना लिखो, वो फिर जगह ज्यादा मिट जाती है। आई आर एम एस कोस फाइव, कोस फाइव। ठीक है, अब देखो वर्क डन किधर हुआ, वर्क डन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में। वर्क फोर्स किधर लगता है, सर ई क्या बता रहा है, फोर्स को, ईएमएफ क्या बता रहा है, एक तरह से फोर्स को बता रहा है आपको, और किधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, कोस फाइव कंपोनेंट की। तो वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ आपका, अलोंग द कोस फाइव कंपोनेंट। इस डायरेक्शन में कोई वोल्टेज ही नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा आपके पास। तो वर्क इज डन, वर्क डन, वर्क इज डन, इज डन अलोंग cos फाइव फैक्टर, cos फाइव फैक्टर। तो जिधर वर्क होगा उधर पावर कंज्यूम्ड होगी, भाई कुछ वर्क होगा तो पावर तो कंज्यूम होगी ना। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई वर्क ही नहीं हुआ। देखो आप ऐसे समझो कि ये फोर्स F लगाया, इधर आपके पास आया F cos थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर आया F sin थीटा, तो इधर तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई ना। जब आपने उस ब्लॉक को ऐसे खींचा यहां से तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, तो वर्क डन किधर हुआ, अलोंग दिस एक्सिस। साइन थीटा कंपोनेंट के अलोंग कोई वर्क डन नहीं हुआ, देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन अलोंग, देयर इज नो वर्क डन अलोंग साइन फाइव कंपोनेंट, component. So no power consumed, no power consumed along sin phi component, sin phi component। तो जिसके अलॉन्ग कोई पावर ही कंज्यूम नहीं हो रही, जीरो पावर कंज्यूम हो रही, उसे तो वाटलेस कह रहे हैं। ये तो डेफिनेशन लिखी, द करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वाटलेस if average power consumed is zero. The current in AC circuit is said to be wattless if power consumed is zero. तो sin phi component क्या कहलाएगा बच्चों, phi component called wattless component, wattless component। तो वाटलेस कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा बच्चों, वाटलेस करंट कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा, साइन फाइव। ठीक है, नोट करिए एक बार जल्दी से इतना, ये साइन फाइव है बच्चों, ये कोस फाइव मैंने गलती से लिख दिया, ये साइन फाइव है, ये कोस फाइव नहीं है, इधर साइन फाइव आएगा। ठीक है, देखो अब एक बार मैथमेटिकली भी कर लो, अगर किसी को 1 सेकेंड, एक बार अगर किसी को वैसे भी नहीं समझ आता तो मैथमेटिकली भी ड्राइव करके बता देती हूँ इस बात को। देखो एवरेज पावर क्या होती है बच्चों, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। ठीक है, अब आई आर एम एस के दो कंपोनेंट है, एक आई आर एम एस कोस फाइव, एक आई आर एम एस है। हमारा जनरल फॉर्मूला यही था एवरेज पावर का बच्चों, ये था बिल्कुल बात क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास मैंने आई कंपोनेंट को, करंट आई को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। करंट या तो एलसीआर में पीछे होगा या आगे होगा, कहीं ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, तो क्या बना, आईआरएमएस को क्या लिख लोगे बच्चों, आईआरएमएस को एक बार लिख लोगे यहां से, ये आईआरएमएस कोस फाइव बन गया, आई डैश लिख लो ये इसको, तो ये आईआरएमएस कोस फाइव, और एक बार क्या बन गया बच्चों, ये आईआरएमएस साइन फाइव। या पुट करो इस फार्मूले में, तो पी एवरेज क्या बन गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, पहले इस कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं, इनटू कोस फाइव। तो देखो इस केस में इसके अलोंग थीटा क्या बना, फाइव क्या बना, जीरो। भाई इस ई के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग फाइव क्या, जीरो, तो क्या लिखो, कोस जीरो। तो मैक्सिमम पावर क्या आई, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, ये मैक्सिमम पावर आ गई यहां से आपके पास। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव। अब करंट का कौन सा कंपोनेंट ले लिया, साइन फाइव कंपोनेंट। तो देखो साइन फाइव में वोल्टेज तो इधर है और करंट इधर है, साइन फाइव वाला कंपोनेंट। तो अब इन दोनों के बीच में ये फाइव कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या
कंपोनेंट। साइन फाई क्या कहलाएगा आपका, वाट लेस कंपोनेंट कहलाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर मैं एक बार 2 मिनट में सारा रिवाइज करवा देती हूँ। जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिए। कर लिया? अब देखो फटाफट, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ द कर्व। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ द कर्व, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। या क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला ये आ जाता है 1/r L/c। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 2 मिनट रिवाइज कर लो बस। क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ये क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ द कर्व। बैंडविड्थ में एक फॉर्मूला ये याद रखोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आया? R/L। ठीक है, ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा ओमेगा माइनस R/12। और ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा ओमेगा प्लस R/12। ये कंसेप्ट पढ़ा आपने क्वालिटी फैक्टर। डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन में क्या कंसेप्ट याद रखोगे कि आपके पास एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है? √2r। उसके लिए ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 1 इसको एक बार माइनस r मान लोगे। ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा t को एक बार प्लस r मान लोगे। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को घटा दो, एक बार ऐड कर दो, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगी बच्चों आपको? बैंडविड्थ। फिर पढ़ा बच्चों आप लोगों ने पावर फैक्टर ना, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट के अंदर पावर का एलसीआर सर्किट में जो पावर आई बच्चों आपके पास, उसका फॉर्मूला क्या आया? VRMS IRMS cos phi। cos phi दिस इज द एवरेज फॉर्मूला। प्योरली इंडक्टिव में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? π/2 L में, तब भी एवरेज पावर क्या आएगी? 0। प्योरली कैपेसिटिव में फाई की पावर π/2, तब भी एवरेज पावर क्या आएगी बच्चों? 0। लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी बच्चों? VRMS IRMS cos phi। मतलब पावर कंज्यूम्ड सिर्फ किस में होगी? आपके पास फाई 0 हो जाता है, तो VRMS IRMS पावर कंज्यूम्ड इन ओनली इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पावर कंज्यूम्ड ओनली इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और वर्क इज डन ओनली इन दिस सर्किट। क्योंकि इन दोनों में तो पावर कंज्यूम ही नहीं हो रही, इन दोनों में कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन किसके कब होगा? सर्किट में, जब रेजिस्टेंस होगा। वर्क डन कब होगा? जब सर्किट में हीट कब प्रोड्यूस होगी? सर्किट में, जब रेजिस्टेंस होगा आपके पास। ठीक है, फिर आपने बात करी पावर फैक्टर। cos phi की वैल्यू होती है बच्चों R/Z। ठीक है, जितना सर्किट का पावर फैक्टर अच्छा होगा उतने आपके पास अप्लायंसेस जो पावर का लॉस है वो कम होगा। जिस सर्किट का पावर फैक्टर अच्छा नहीं है वहां पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा आपके पास। ठीक है, वाटलेस करंट वो सिचुएशन है जब भी बैटरी में करंट क्या हो जाए? आपके पास 0 हो जाए। वाटलेस करंट वो सिचुएशन है जिसमें पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए आपके पास। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करें।